नमस्कार बच्चों। आज हम जैसा कि हम अपना सामाजिक एवं राजनीतिक विज्ञान कक्षा 6 जिसका हम अध्याय 2 कर रहे थे, चैप्टर 2 कर रहे थे, जिसका हम आधा हम जो है पहले भाग में कर चुके हैं। आज हम उसका उसी का हम दूसरा भाग लेकर आए हैं, कक्षा 6 अध्याय 2, जिसका नाम है विविधता एवं भेदभाव। इसका हम लगभग आधा हम पिछली वीडियो में कर चुके हैं और आज की वीडियो में हम उसी का शेष बचा हुआ भाग करेंगे। आज हम पढ़ेंगे कि दलित क्या हैं, या फिर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में पढ़ेंगे इसी के अंतर्गत। और जैसे कि उन्होंने समानता के लिए कार्य किया, तो उसी का आज हम आज की इस वीडियो में आगे उसी का शेष भाग है जो आज हम पूरा करेंगे। हैं और जाति व्यवस्था ही इसका एक बड़ा महत्वपूर्ण रीजन है। अभी जैसे कि इस कॉलम में दिया हुआ है उस बात को पढ़ते हैं। दलित वह शब्द है जो नीची कही जाने वाली जाति के लोग अपनी पहचान के रूप में इस्तेमाल करते हैं। वे इस शब्द को अछूत से ज़्यादा पसंद करते हैं। दलित का मतलब होता है जिन्हें दबाया गया, कुचला गया। दलितों के अनुसार यह शब्द दर्शाता है कि कैसे सामाजिक पूर्वाग्रहों और भेदभाव ने दलित लोगों को दबाकर रखा है। सरकार ऐसे लोगों को अनुसूचित जाति के वर्ग में रखती है। तो अभी आप समझ गए दलित शब्द क्या है, कि जिन्हें पहले अछूत बोला जाता था उन्हें अब दलित शब्द बोला जाता है, क्योंकि अछूत से सही शब्द है दलित, और दलित के द्वारा एक पहचान उनकी उजागर होती है कि उन्हें पहले समाज में किस लिए, क्योंकि पूर्वाग्रहों की वजह से जो लोग पहले उनके बारे में बोलते थे उसी वजह से उन्हें दबाकर रखा गया और कुचला गया, जिन्हें कि सरकार आजकल अनुसूचित जाति कहती है। जाति व्यवस्था में लोगों के समूहों को एक तरह की सीढ़ी के रूप में रखा गया, जिसमें कि एक ऊपर वाली सीढ़ी यानी कि ऊपरी जाति, फिर दूसरी जाति, फिर नीचे की जाति, इस तरह से उन्हें बांट दिया गया और वहीं से यह सब खेल शुरू हो गया, जिससे कि भेदभाव आ गया। पहले तो ऐसा भी होता था, जैसा कि इस चित्र में दर्शाया गया है, कि जाति के आधार पर कक्षा में किसी बच्चे को दूसरे बच्चों के अलग बैठना भेदभाव का ही एक रूप है, जो कि पहले करते थे, लेकिन आजकल के टाइम में ऐसा नहीं है। सरकार काफी स्ट्रिक्ट है। इन अछूतों को दिए गए काम के अलावा और कोई काम करने की इजाजत नहीं थी। जैसे उदाहरण के लिए कुछ समूहों को सिर्फ कचरा उठाने और मरे हुए जानवरों को गांव से हटाने की इजाजत थी। उन्हें ऊंची जाति के लोगों के घर में घुसने, गांव में जो कुआं था वहां से पानी लेने, यहाँ तक कि मंदिर में घुसने की भी इजाजत नहीं थी। उनके बच्चे दूसरी जाति के बच्चों के साथ स्कूल में बैठ नहीं सकते थे। इस तरह ऊंची जाति के लोगों को जो अधिकार हासिल था उससे इन अछूतों को वंचित रखा गया। तो रूढ़िबद्ध धारणाओं एवं भेदभाव की वजह से यह सब उनके साथ भेदभाव हुए। जैसे भारत की एक मशहूर हस्ती को भेदभाव का सामना करना पड़ा था। इस सबको पता है, जो जातिवाद है वह भारत में बहुत ज़्यादा है। तो यदि हम आगे बात करेंगे उसमें हम अच्छे से समझेंगे कि भेदभाव कैसे होता है। तो भारत के एक महान नेता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जिन्होंने जाति व्यवस्था पर आधारित भेदभाव के अपने अनुभवों के बारे में लिखा भी है। यह अनुभव उनको 1901 में हुआ, जब वे केवल 9 साल के थे। वे महाराष्ट्र में कोरेगांव में अपने भाइयों के साथ पिता से मिलने गए थे। बड़ी देर उन्होंने इंतजार किया पर कोई नहीं आया। 1 घंटा बीत गया तो स्टेशन मास्टर पूछने आ गए। उन्होंने हमसे हमारे टिकट मांगे, जो हमने दिखा दिए। उन्होंने पूछा कि हम वहाँ क्यों रुके हुए हैं, तो हमने बताया कि हमें कोरेगांव जाना था और हम पिताजी या उनके नौकर के आने का इंतजार कर रहे थे, लेकिन दोनों में से कोई भी नहीं पहुँच पाया था और हमें पता नहीं था कि कोरेगांव कैसे पहुँचते हैं। हमने बहुत अच्छे कपड़े पहन रखे थे। हमारे कपड़ों और बोली से कोई भी यह अंदाज़ा नहीं लगा सकता था कि हम अछूतों के बच्चे थे। निश्चय ही स्टेशन मास्टर को यह लगा कि हम ब्राह्मण बच्चे हैं और वे हमारी मुश्किल को देखकर बड़े परेशान हुए, जैसा कि हिंदुओं में होता है। स्टेशन मास्टर ने हमसे पूछा कि हम कौन हैं। बिना एक पल भी सोचे मेरे मुंह से निकल गया कि हम महार हैं। बम्बई प्रांत में महार समुदाय को अछूत माना जाता है। उन्हें एकदम से धक्का लगा और वे भौचक्के रह गए। उनके चेहरे पर अचानक परिवर्तन आया। हमने देख लिया कि एक अजीब सी घृणा की भावना उन पर हावी हो गई है।
उन्होंने जैसे ही मेरा जवाब सुना वे अपने कमरे में वापस चले गए और हम वहीं के वहीं खड़े रह गए। 15-20 मिनट बीत गए, सूरज बिल्कुल छिप सा गया था। पिताजी आए नहीं थे और ना ही उनका नौकर। और अब स्टेशन मास्टर भी हमें छोड़कर चले गए थे। हम काफ़ी घबराए हुए थे। यात्रा के शुरू में जो खुशी और उत्साह की भावना थी, उसकी जगह अब अत्यधिक उदासी ने ले ली थी। आधे घंटे के बाद स्टेशन मास्टर लौटकर आए तो पूछा कि हम क्या करने की सोच रहे हैं। हमने कहा कि अगर हमें किराए पर एक बैलगाड़ी मिल जाती तो हम कोरेगांव जा सकते थे। अगर कोरेगांव ज़्यादा दूर नहीं है तो हम फ़ौरन निकलना चाहते थे। वहाँ किराए पर कई बैलगाड़ियाँ चल रही थी, लेकिन मैंने स्टेशन मास्टर को जो जवाब दिया था कि हम महार हैं, उसका पता सबको चल गया था। कोई भी गाड़ीवान अछूत वर्ग की सवारी को ले जाकर अपने आप को गंदा और नीचा नहीं बनाना चाहता था। हम दुगना किराया देने को तैयार थे, पर हमें एहसास हुआ कि बात पैसे से नहीं बन सकती थी। स्टेशन मास्टर जो हमारे लिए गाड़ी वालों से मोल तोल कर रहे थे, चुपचाप खड़े हो गए। समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें। तो ये जो कहानी है, ये डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने, भीमराव अम्बेडकर जी ने राइटिंग एंड स्पीचेज खंड इसमें से बताई है। इसमें से एक इसी का भाग है। तो उन्होंने बताया था कि उन्हें सबसे पहले भेदभाव का सामना कब करना पड़ा। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हैं, जिनका जन्म 1891 में हुआ था और मृत्यु हुई थी 1956 में। इनको भारतीय संविधान के पिता एवं दलितों के सबसे बड़े नेता के रूप में माना जाता है। डॉक्टर अंबेडकर ने दलित समुदाय के अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ी थी। उनका महार जाति में जन्म हुआ था, जो अछूत मानी जाती थी। महार लोग गरीब होते थे, उनके पास जमीन नहीं थी और उनके बच्चों को वही काम करना पड़ता था जो वे खुद करते थे। उन्हें गांव के बाहर रहना पड़ता था और गांव के अंदर आने की इजाज़त नहीं थी। अंबेडकर अपनी जाति के पहले व्यक्ति थे जिन्होंने अपनी कॉलेज की पढ़ाई पूरी की और वकील बनने के लिए इंग्लैंड गए। उन्होंने दलितों को अपने बच्चों को स्कूल कॉलेज भेजने के लिए प्रोत्साहित किया। दलितों से अलग अलग तरह की सरकारी नौकरी करने को कहा ताकि वे जाति व्यवस्था से बाहर निकल पाएं। दलितों के मंदिर में प्रवेश के लिए जो कई प्रयास किए जा रहे थे, उनका अंबेडकर ने नेतृत्व किया। उन्हें ऐसे धर्म की तलाश थी जो सबको समान निगाह से देखे। जीवन में आगे चलकर उन्होंने धर्म परिवर्तन करके बौद्ध धर्म को अपनाया। उनका मानना था कि दलितों की जाति प्रथा के खिलाफ अवश्य लड़ना चाहिए और ऐसा समाज बनाने की तरफ काम करना चाहिए जिसमें सबकी इज्जत हो, ना कि कुछ लोगों की। तो ये था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का परिचय, जिसे आपको ध्यान रखना चाहिए क्योंकि इससे भी रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस आ जाते हैं। अभी इसमें कुछ क्वेश्चंस हैं जिन्हें कि आप देख के अपने मन में इसको अनुमान लगा सकते हैं। जैसे कि पहला क्वेश्चन है, बच्चे पैसा देने को तैयार थे, फिर भी गाड़ी वालों ने उन्हें ले जाने से मना क्यों कर दिया? क्योंकि वे अछूत जाति के थे, महार जाति से आते थे और कोई भी गाड़ीवान अपनी गाड़ी को गंदा नहीं करना चाहता था, अपवित्र नहीं करना चाहता था। अगला क्वेश्चन है, स्टेशन पर लोगों ने डॉक्टर अंबेडकर और उनके भाइयों के साथ कैसे भेदभाव किया? उन्हें गाड़ी से नहीं ले जाया और डबल रुपए देने पर भी मना कर दिया। अगला है, महार होने का पता चलने पर स्टेशन मास्टर की जो प्रतिक्रिया हुई थी, उसे देखकर बचपन में अंबेडकर को कैसा लगा होगा, अपने शब्दों में बताएं। तो यदि आप उस जगह पर खुद को रखेंगे तो आप इस पूरे के पूरे वृत्तांत को लिख सकते हैं कि कैसा फील हुआ होगा। और अगला क्वेश्चन है, क्या आपको कभी अपने प्रति लोगों के पूर्वाग्रह का अनुभव हुआ है या आपने दूसरों के प्रति भेदभाव भरे व्यवहार को देखा है? उससे आपको कैसा महसूस हुआ है? तो आप इसे महसूस कर सकते हैं, जैसे कि यदि आप कहीं दूसरे स्टेट में जा रहे हैं और आपके स्टेट के बारे में लोगों ने गलत फीलिंग लगा रखी है तो आपको ख़राब ज़रूर लगा होगा। या फिर आप किसी ऐसी गाँव से या किसी ऐसे मोहल्ले से आए हैं कि आप अपने स्कूल में पढ़ रहे हैं, तो उस मोहल्ले या उस गांव के बारे में गलत बातें पहले से चर्चा में हैं, तो उससे आपको भेदभाव का सामना करना पड़ा होगा। अभी जैसे कि इसमें भी एक दिया हुआ है बात, कल्पना करके देखिए कि यह कितना मुश्किल होगा कि अगर लोगों को एक जगह से दूसरी जगह जाने न दिया जाए। यह कितना अपमानजनक और दुखदाई होगा कि अगर लोग आपसे दूर दूर रहें, आपको छूने से मना करें और आपको पानी ना पीने दें। यह छोटी सी घटना दिखाती है कि कैसे गाड़ी से एक से दूसरी जगह जाने में साधारण काम की सुविधा भी इन बच्चों के पास नहीं थी, जबकि वे पैसा दे सकते थे। स्टेशन के सभी गाड़ी वालों ने बच्चों को ले जाने से मना कर दिया क्योंकि बच्चों के साथ भेदभाव भरा व्यवहार किया गया। तो इस तरह से इस कहानी से यह एकदम साफ हो गया है कि जाति पर आधारित भेदभाव न केवल दलितों को कई गतिविधियों से वंचित रखता है, बल्कि
वह उन्हें आदर और सम्मान भी नहीं मिलने देता है जो कि दूसरों को मिलता है। लेकिन आज़ादी के बाद भारत में काफ़ी कुछ बदला है और आज वह स्थिति बिल्कुल भी नहीं है। आज ना ही कोई गाड़ी वाला और ना ही कोई जॉब वाला यह पूछता है कि आप किस जाति से हैं, आप मेरी गाड़ी में बैठेंगे या नहीं। आज भारत में स्थिति एकदम विपरीत है। समानता के लिए संघर्ष, ब्रिटिश शासन से आज़ादी पाने के लिए जो संघर्ष किया गया था उसमें समानता के व्यवहार के लिए किया गया संघर्ष भी शामिल था। दलितों, औरतों, जनजातीय लोगों और किसानों ने अपने जीवन में जिस गैर बराबरी का अनुभव किया उनके खिलाफ उन्होंने लड़ाई लड़ी थी। जैसा कि पहले भी बताया है कि बहुत सारे दलितों ने संगठित होकर मंदिर में प्रवेश पाने के लिए संघर्ष किया। महिलाओं ने मांग की कि उन्हें भी पुरुषों के जैसा शिक्षा का अधिकार होना चाहिए उनके पास। किसानों और दलितों ने अपने आप को जमींदारों और उनकी ऊंची ब्याज की दर से छुटकारा दिलाने के लिए संघर्ष किया। जैसा कि ये एक फोटो दिखाया गया है कि अपने अधिकारों की मांग करते हुए औरतें, आप इस फोटो को देख के अंदाजा लगाइए। 1947 में भारत जब आज़ाद हुआ और एक राष्ट्र बना तो हमारे नेताओं ने समाज में व्याप्त कई तरह की असमानताओं पर विचार किया। जैसा कि संविधान सभा का जब संगठन हुआ था, जब संविधान सभा 1946 में गठित हुई थी, तो वहाँ पर जो समय लगा था 2 वर्ष का, तो उसमें इन्हीं बातों पर विचार किया गया कि भारत में और सभी देशों से क्या क्या डिफरेंट है, तो किन किन चीज़ों को हमें संविधान में इंक्लूड करना चाहिए। तो बहुत सारी समाज में जो असमानताएं व्याप्त थी उनके बारे में विचार किया गया। संविधान को लिखने वाले लोग भी इस बात से अवगत थे कि हमारे समाज में कैसे भेदभाव किया जाता है और लोगों ने उनके खिलाफ किस तरह संघर्ष किया है। कई नेता इन लड़ाइयों के हिस्सा थे, जैसे डॉक्टर अंबेडकर। इसीलिए नेताओं ने संविधान में ऐसी दृष्टि और लक्ष्य रखा जिससे भारत के सभी लोगों को बराबर माना जाए। समानता को एक अहम मूल्य की तरह माना गया जो हम सभी को एक भारतीय के रूप में जोड़ती है और प्रत्येक व्यक्ति को समान अधिकार और समान अवसर प्राप्त है। जैसा कि भारत के संविधान में मूल अधिकार भी दिया है, समानता का मूल अधिकार, और साथ ही साथ दिया है अस्पृश्यता यानी कि छुआछूत को अपराध की तरह देखा जाना, और इसे कानूनी रूप से खत्म कर दिया गया। अभी भारत में जो छुआछूत है, यह कानूनी रूप से जो छुआछूत मानेगा वो उसके लिए कानूनन अपराध है। दलितों के अलावा भी बहुत सारे ऐसे समुदाय हैं जिनके साथ भेदभाव किया जाता है, तो उन समुदायों के बारे में भी आप यदि पता करेंगे, बात करेंगे, तो बहुत सारे समुदाय ऐसे हैं जिनके बारे में कि ऊंच नीच, छुआछूत, ये सब के भेदभाव किए जाते हैं। नौकरियां सभी लोगों के लिए खुली हुई हैं आजकल, और इन सब के अलावा संविधान ने सरकार पर एक विशेष जिम्मेदारी डाली थी कि वह गरीबों को, मुख्य धारा से अलग थलग पड़ गए समुदायों को इस समानता के अधिकार के फायदे दिलवाने के लिए विशेष कदम उठाए, ऐसा बोला गया था। ये देखिए आप, भारतीय संविधान लिखने वाली समिति के कुछ सदस्य हैं जिनका फोटो है, जिनमें आप देख सकते हैं कौन कौन लोग हैं। यदि आप किसी को पहचानते हैं तो आप उनके बारे में पता कीजिए। संविधान के लेखकों ने यह भी कहा कि विविधता की इज्जत करना, उसे मूल्यवान मानना, समानता सुनिश्चित करने में बहुत ही महत्वपूर्ण कारक है। उन्होंने यह महसूस किया कि लोगों को अपने धर्म का पालन करने, अपनी भाषा बोलने और अपने त्यौहार मनाने के लिए खुली रूप से स्वतंत्रता होनी चाहिए। तो संविधान में इस तरह के जो सुविधाएं दी हुई हैं, जो हमें अधिकार दिए हुए हैं, जैसे कि भारत देश एक धर्मनिरपेक्ष देश है, यहाँ पर कोई भी एक धर्म भारत का विशेष धर्म नहीं है, और जो छुआछूत है उसको एक आपराधिक कानून बना दिया गया है। और इसी तरह यह भी जोर दिया गया है कि असमानता जो कि अभी भी मौजूद है यदि समाज में, तो उसे खत्म किया जाए, और भारतीयों के लिए समानता का मूल्य वास्तविक जीवन का हिस्सा बनना चाहिए। और यह आप देख रहे हैं, यह है भारत की उद्देशिका, भारत के संविधान का जो क्या बोलते हैं, जैसे प्रस्तावना बोलते हैं, वो है उद्देशिका। तो जिसमें कि पूरा एक सार दिया हुआ है भारत के संविधान का कि भारत के प्रत्येक व्यक्ति को इस संविधान के बारे में अगर जानना है तो उसे उसकी प्रस्तावना को समझना चाहिए। अभी इसमें अभ्यास दिया हुआ है, जैसे उससे पहले देख लेते हैं कि भारत की जो प्रस्तावना है इसमें क्या लिखा हुआ है। इसमें आप पढ़ेंगे ध्यान से तो आप समझ जाएंगे। इसमें लिखा है, हम भारत के लोग भारत को एक, अभी इसमें जो हाईलाइटेड वर्ड है जो ये है पूरा, इसको क्या है कि इस प्रस्तावना में संशोधन के द्वारा इसको जोड़ा गया है। तो हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी,
पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। यानी कि जब संविधान बन गया था 26 नवंबर 1949 को, जो संविधान सभा ने यह संविधान भारत देश को सौंपा था, तो उन्होंने इन सब बातों को सुनिश्चित किया था जो ऊपर दिए गए हैं कि भारत एक समाजवादी देश है, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न देश है, धर्मनिरपेक्ष देश है और लोकतंत्रात्मक गणराज्य है। यहाँ पर सभी लोगों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता दी गई है। प्रतिष्ठा और अवसर की बराबर समता दी जाएगी, यानी कि समानता है उनको प्राप्त करने में, और सभी व्यक्तियों की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने वाली बंधुता को बढ़ाने का प्रयास किया जाएगा। तो ये सब है जो कि भारत के संविधान की प्रस्तावना में शामिल है। अभी अभ्यास प्रश्न के